कैर्निया देश की लड़की एक इंडिया के लड़के से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करने लगती है। बात करने का सिलसिला कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है कि कब उन्हें आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर लड़की एक दिन जब लड़के से कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, तो लड़का कहता है कि आपको इंडिया आना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। लड़की लड़के से बात कर देती है कि जल्दी ही मैं इंडिया आऊँगी आपसे मिलने। कुछ समय व्यतीत होता है, उसके बाद लड़की एक अपना इरादा बनाती है इंडिया आने का, और आखिरकार वो इंडिया लड़के से मिलने आ ही जाती है। हालांकि लड़के के दिमाग में उल्टे सीधे खुरापात चलने लगते हैं। लड़की से मिलने के बाद वो लड़की के पैसे और मोबाइल छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अनजान शहर में वो लड़की अकेली पड़ जाती है, क्योंकि जिस प्रेमी से मिलने आई थी वो उसी ने उसको लूट लिया था, उसी ने उसके मोबाइल और पैसे चोरी कर लिए थे। लड़की जैसे तैसे गाज़ियाबाद के थाना सिहानी गेट पर पहुंचती है। वहां जाकर अपनी सारी वाक़िया बताती है, सारी घटना बताती है। लड़की बताती है कि मेरा नाम रोज मेरी बाज मेरू है। वो कैर्निया देश की रहने वाली है। वो एक इंडिया के लड़के से सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी चैट होती थी, उसको प्यार हो जाता है, वो उससे मिलने आती है। वो लड़का उससे 12,000 रुपये और उसका मोबाइल छीन कर लूट कर भाग जाता है। पुलिस इस मामले को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेती है। वहाँ अपने जब एसएचओ महोदय अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को बताते हैं तो इस मामला को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। पुलिस जब उस लड़के के घर पे छापा डालने लगती है, उसकी तहकीकात करने लगती है, दबिश डालने लगती है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। पुलिस बार बार उस लड़की की जांच पड़ताल कर रही थी, उसके घर दबिश दे रही थी। तब उसके पिता रोते हुए चीखते हुए पुलिस के पास आते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, कहते हैं सर प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को तलाश ना छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को जेल मत भेजिएगा। पुलिस कहीं ना कहीं ये प्रण ले चुकी थी कि इस व्यक्ति को जेल भेजना है, क्योंकि इसने अपराधी इस तरह का किया था, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की छवि धूमिल हो रही थी। जब उस लड़के का पिता वहाँ के इंचार्ज से उसके पैर पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं अपने बेटे की रिहाई की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, वो उन्हें 10 लाख रुपए का ऑफ़र भी देता है, लेकिन पुलिस साफ इनकार कर देती है, सख्त मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपका बेटा जेल जाएगा तो जाएगा। जिस तरह की उसने घटना की है, जिस तरह का उसने क्राइम किया है, ये बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। हालांकि पुलिस को ये पता नहीं था कि जिस बेटे को वो उसका बाप बचाने की कोशिश कर रहा है, जिस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं 5 हत्याएं हो चुकी हैं। उसकी मौजूदगी से 5 हत्याएं हो चुकी हैं, जिस लड़के को उसका बाप बचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही समय बाद जब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है, पुलिस का काम यहाँ तक समाप्त हो चुका था। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपको सुनने में लगेगा ऐसा कि ये कोई फिल्मी कहानी है, दरअसल ये एक सच्ची घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल अमित कुमार दीक्षित, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। आज की जो सच्ची कहानी है दोस्तों, वो कहानी है गाज़ियाबाद का एक थाना लगता है मुरादनगर, वहीं मुरादनगर का एक गाँव लगता है बसंतपुर सेतली। बसंतपुर सेतली में एक व्यक्ति रहा करता है ब्रजेश त्यागी, जो कि कपड़े की मिल फैक्ट्री में काम किया करता है, मजदूरी किया करता है। दरअसल ये घटना 8 अगस्त 2021 की है। ब्रजेश त्यागी का जो एक लड़का होता है जिसका नाम रेशु, उम्र 24 साल, जो कि लापता हो जाता है। ब्रजेश त्यागी जब अपने परिवार के साथ काफ़ी संघर्ष करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्तेदारी में पता करने की कोशिश करते हैं, फैमिली मेम्बर और अदर कॉन्टैक्ट के माध्यम से पता करने की कोशिश करते हैं, उसके स्कूल फ्रेंड से पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बच्चे का कहीं ना कहीं पता नहीं चल रहा था। धीमे धीमे एक महीना बीत जाता है। मोहल्ले पड़ोस के लोग कहने लगते हैं कि ब्रजेश, तुम्हें कहीं ना कहीं पुलिस की मदद लेनी चाहिए, ऐसे तुम्हारे बच्चे का पता नहीं चलेगा। ब्रजेश अपनी पत्नी के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। पत्नी का नाम रजनी त्यागी होता है। जब नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है 1 महीने बाद, तो पुलिस भी इस मैटर को गंभीरता से नहीं ले रही थी, क्योंकि मामला 1 महीना बीत चुका था। तो पुलिस को भी लगता है कहीं ना कहीं वो हो सकता है कहीं जॉब के लिए निकल गया हो, क्योंकि उम्र ही ऐसी थी, उम्र का पड़ाव ही ऐसा था, 24 साल का लड़का, तो हो सकता है कहीं किसी लड़की के साथ लड़की का मैटर हो सकता है कहीं जॉब के लिए निकल गया हो। पुलिस इस मैटर को गंभीरता से नहीं लेती है। थोड़ा समय और व्यतीत होता है। एक दिन रजनी त्यागी ये
प्रण कर लेती है कि आज मैं थाने से तभी आऊँगी जब पुलिस ये निश्चित कर लेगी कि आज मेरे बेटे का पता लगाएगी। जब रजनी त्यागी थाने जाती है और वहाँ बैठ जाती है, कहने लगती है आज मैं यहाँ से तभी जाऊँगी जब मेरे बेटे को आप ढूंढ कर लाएंगे। जब रजनी त्यागी इस तरह की एक्टिविटी करने लगती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है उसके लड़के को खोजने के लिए। पुलिस अब उस लड़के को खोजने के लिए सक्रिय हो जाती है, उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ समय व्यतीत होता है लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। फिर जब पुलिस उस ब्रजेश त्यागी को बुलाती है, रजनी त्यागी को बुलाती है, उनसे पूछती है कि आपकी किसी से दुश्मनी है, अगर दुश्मनी है तो मुझे बताइए, शायद मैं वहाँ से मुझे कुछ क्लू मिले जिससे मैं आपके बेटे का पता लगा सकूँ। फिर रजनी त्यागी रोते हुए कहती है मुझे शक तो है इसके चाचा पर जिसका नाम नीलू त्यागी है, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग आए हैं, सभी लोगों ने सहानुभूति दी है, लेकिन मेरे यहाँ इसके चाचा नहीं आए हैं जिनसे थोड़ा बोलचाल कम है, आना जाना कम है। इसके चाचा पे मुझे पूरा शक है, उन्हीं का हाथ है मेरे बेटे को गायब करने में। पुलिस को थोड़ा क्लू मिल जाता है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है। हालांकि एक नाम सामने आ जाता है, नीलू त्यागी। पुलिस जब नीलू त्यागी को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, उनको खोजना स्टार्ट कर देती है, कुछ ही समय बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जब नीलू त्यागी को पुलिस थाने लेकर आती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। फिलहाल नीलू त्यागी पुलिस को गुमराह करने वाला था, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछने का प्रयास करती है तो उसकी जुबान ज़्यादा देर चुप नहीं रह पाती है। नीलू त्यागी बताता है कि मेरे एक पहचान वाले हैं जो कि रिटायर्ड दरोगा हैं, जिनका नाम सुरेंद्र त्यागी है। उनका एक नौकर है जो कि राहुल शर्मा, और उनका एक पहचान वाला है जो कि शराब तस्कर है, विक्रम जाट। उस विक्रम जाट का एक भांजा है मुकेश, जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है। ये लोग हमारे साथ मिलकर उस लड़के को अगवा करके ले गए हैं, उसका मर्डर करके उसको फेंक दिया है। जब पुलिस इस मामले को डिटेल में जानना चाहती है तब पता चलता है, तब खुलासा होता है कि नीलू त्यागी अपने भतीजे रेशु त्यागी को एक दिन बहला फुसला कर उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें जॉब दिलवाता हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी जॉब लगवा दूंगा। ये कह के उसे अपने दोस्तों से परिचित कराता है, उससे दोस्तों से मिलवाता है और कहता है कि हाईवे पे NH2 पे एक गाड़ी खड़ी है होंडा सिटी, जिसमें आप जाओ, वहाँ मेरे कुछ मित्र मिलेंगे जो आपको एक अच्छी जॉब दिलाएंगे। जॉब का बहाना देकर उसे ले जाते हैं, उसे किडनैप कर लेते हैं, बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में ले जाकर उसको मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी को गंगा नहर में बहा देते हैं। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, लेकिन समय इतना व्यतीत हो गया था, 1 से 1.5 महीने का समय व्यतीत हो गया था, जिस कारण से पुलिस को उस रेशु त्यागी की डेड बॉडी नहीं मिलती है। हालांकि पुलिस अब उस नीलू त्यागी से पूछती है कि तुमने ये आखिर मर्डर किया क्यों, अपने भतीजे को ही तुमने आखिर क्यों मारा। जब ये घटना पुलिस सुनती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, और जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब चर्चा में आती है तो लोग इस घटना को सुनकर दंग रह जाते हैं, तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, तरह तरह के कमेंट करते हैं। नीलू त्यागी बताता है कि मेरे पिताजी बसंतपुर सेतली के रहने वाले एक किसान हैं। उनके 3 बेटे हुआ करते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम सुधीर त्यागी, दूसरे बेटे का नाम ब्रजेश त्यागी और तीसरा मैं हूँ नीलू त्यागी। हमारे पिताजी के पास 15 बीघा ज़मीन हुआ करती है, जो अब हाईवे के किनारे आ गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में हो गई है, जिस कारण से ये मर्डर किया गया है। नीलू त्यागी आगे बताता है कि मेरे बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो रखी थी, जिनकी 2 बेटियां थीं। मेरे बड़े भाई का नाम सुधीर त्यागी और उनकी पत्नी का नाम अनीता त्यागी है, और उनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम पारुल और पायल है। जब वो बताता है कि ये सारी वारदात, ये सारी घटनाएं मैंने ज़मीन को हथियाने के लिए, ज़मीन को पाने के लिए की है, वो बताता है मेरठ के सुभाष नाम के एक व्यक्ति को वो सुपारी देता है, जो कि उसके पहले जो बड़े भाई थे सुधीर त्यागी, उनकी पहली हत्या करवाता है 2002 में। जब वो अपने बड़े भाई की हत्या करवा देता है, परिवार वाले पुलिस के पास जाने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वही रोक देता है, कहता है कि अगर हम पुलिस के लफड़े में पड़ गए तो कहीं ना कहीं हमें ही परेशानी होगी, पुलिस बार बार दस्तक देगी और हमें ही परेशान करेगी। ये कहकर अपने भतीजी और भाभी को समझा देता है। जब धीमे धीमे थोड़ा समय बीत जाता है तो 2001 में उसकी कुछ रिश्तेदार होते हैं, 2001 में उसकी और उसकी भाभी की शादी की चर्चाएं करने लगते हैं, क्योंकि भाभी भी अकेली हो गई थी, विधवा हो गई थी और उसकी 2 बच्चियां थीं। तो परिवार वाले सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये अकेली विधवा क्या करेगी, कैसे ज़िंदगी व्यतीत करेगी, तो वो नीलू त्यागी से शादी की बात करने लगते हैं। हालाँकि नीलू त्यागी भी यही चाहता था कि अपने भाई को रास्ते से हटाकर वो अपनी भाभी से विवाह रचा ले।
जब नीलू त्यागी की 2001 में शादी हो जाती है और 2002 में नीलू त्यागी को एक बच्चा होता है जिसका वो प्यार से नाम सैंकी उर्फ विभोर त्यागी रखते हैं। अब नीलू त्यागी को कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये सारी ज़मीन सिर्फ मेरे बेटे के नाम आ जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि मेरा बेटा करोड़ों में खेलेगा। नीलू त्यागी की जो भाभी थी, जो कि अब पत्नी बन गई थी, 2006 में वो जब अपने बेटे को लेके, सैंकी को लेके मायके चली जाती है तो उसकी दोनों बहनें रह जाती हैं घर पे। तो वो नीलू त्यागी जब अपनी भतीजी को, जो उसके अब पिता, नीलू त्यागी पिता बन चुकी, जो उसकी बेटी बन चुकी थी, वो पारुल को खाने में जहर मिला के दे देता है। और जब लड़की मर जाती है तब वो अपनी पत्नी को यानी भाभी को फ़ोन करता है और कहता है कि हमारी बेटी को, पारुल को सांप ने डस लिया है, जिसका मैं अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ, आप जल्दी से घर आ जाइए। हालांकि नीलू त्यागी उस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं कराता है, आनन फानन में उसकी डेड बॉडी को गंगा में बहा देता है। नीलू त्यागी इस तरह से क्राइम कर रहा था, इतनी सफाई से क्राइम कर रहा था कि वो अब तक 2 क्राइम कर चुका था, 2 मर्डर कर चुका था, लेकिन किसी को परिवार में, मोहल्ले में या पड़ोस में किसी को अब तक भनक तक नहीं थी। हालांकि धीमे धीमे समय थोड़ा और व्यतीत होता है। 2009 में फिर से एक बार नीलू त्यागी की पत्नी, जो भाभी थी, जो पत्नी बन गई थी, वो फिर से एक बार घर से बाहर जाती है किसी काम से। तभी ये पायल का भी गला दबाकर हत्या कर देता है और उसकी डेड बॉडी को गंगा नहर में बहा देता है और खुद अनीता त्यागी को खबर देता है और कहता है हमारी बेटी आज सुबह से पता नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी करने लगता है, इस तरह के ड्रामे करने लगता है कि किसी को इस पर शक नहीं जाता है। हालांकि ये पुलिस में नहीं जाते हैं, इस तरह की कोई गुमशुदगी नहीं लिखाते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं, ये मामला भी यहीं शांत कर देते हैं। अब तक नीलू त्यागी 3 मर्डर कर चुका था, अपने भैया का और अपनी 2 भतीजियों का। अब नीलू त्यागी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे के नाम 10 बीघा ज़मीन तो आ गई है, बची 5 बीघा ज़मीन वो भी मैं जल्दी ही हथिया लूँगा। अब कहीं ना कहीं उसके रास्ते में जो बाधा बन रहे थे वो ब्रजेश कुमार त्यागी के बेटे थे। ब्रजेश कुमार त्यागी के 2 बेटे थे, रेशु और निशु। हालांकि अब नीलू त्यागी इन दोनों को ही टारगेट बनाना स्टार्ट कर देता है, इनको ही मारने की फिराक में रहता था, लेकिन अभी तक इस घटनाक्रम को किसी को जानकारी तक नहीं थी, किसी को भनक तक नहीं थी आखिर ये हत्याएं कौन कर रहा है। धीमे धीमे समय व्यतीत होता है, तब ये नीलू त्यागी 2013 में अपने भतीजे निशु त्यागी को, इसके 2 भतीजे थे, निशु त्यागी और दूसरा रेशु त्यागी। निशु त्यागी यानी छोटा भतीजे को जब वो बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले जाता है, ऐसी बातें करते हुए ले जाता है, वहीं गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है और वहीं जंगल में उसे दफना देता है। और जब नीलू त्यागी जब घर आता है तो हर एक क्राइम करने के बाद इस तरह से अपनी एक्टिविटी रखता था, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव किया करता था, जिससे उस पर किसी को शक नहीं जाता था, किसी भी प्रकार का कोई भी उस पर डाउट नहीं करता था। हालांकि ब्रजेश त्यागी ने इस अपने छोटे बेटे निशु त्यागी का भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी, लेकिन कुछ ही समय व्यतीत होता है, 8 अगस्त 2021 को इनका बड़ा बेटा भी रेशु त्यागी भी गुमशुदा हो जाता है, यानी वो उसका भी अपहरण नीलू त्यागी करवा देता है। अपहरण करने के बाद हालांकि नीलू त्यागी उस भतीजे को भी मरवा देते हैं। अब नीलू त्यागी ने अपने 2 भतीजे, 2 भतीजी और अपने एक भाई को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई शिथिर तक नहीं थी, कोई पश्चाताप तक नहीं था। हालांकि नीलू त्यागी जिस बेटे के लिए ये सब कर रहा था वो भी अपने पिता के इतने लाड़ प्यार के वजह से कहीं ना कहीं इस तरह से बिगड़ चुका था, इस तरह से गलत धंधों में पड़ चुका था, गलत संगतों में पड़ चुका था कि वो कैर्निया देश की एक लड़की से मोहब्बत करने लगता है, प्यार करने लगता है। जब वो कैर्निया देश से लड़की जब यहाँ आती है इससे मिलने, तो वो उसको ही लूट लेता है, उससे 12,000 रुपये और मोबाइल लूट लेता है। पुलिस इस लड़की को जेल भेज देती है। हालांकि नीलू त्यागी ने जिस तरह के कृत्य किए, जिस तरह की घटनाएं की, बहुत ही रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं थीं, जिस तरह एक के बाद एक कत्ल कर रहे थे, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही हैवानियत भरी घटनाएं थीं। हालांकि पुलिस ने नीलू त्यागी और उसकी बेटी सैंकी त्यागी को जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोग सुनकर हैरान थे, दंग थे और सोचने पर मजबूर थे कि बताइए एक चाचा अपने 2 भतीजे, 2 भतीजी और अपने भाई का कैसे कत्ल कर सकता है, इतनी हैवानियत कैसे दिखा सकता है। दोस्तों फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।